हमारी सीरीज चल रही थी बाधा योग के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। आज तीसरी बाधा लेंगे। 2 बाधाओं के बारे में बात कर चुके हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में। अब जब हमारी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद धनार्जन की बारी आती है, हमारे कार्य क्षेत्र में की बारी आती है कि हम कहाँ काम करेंगे। और कार्य क्षेत्र को लेके बहुत लोगों को परेशानी आती है। बहुत लोगों को ईजिली जॉब नहीं मिलती, या जॉब मिल जाती है तो उसमें सही से बॉस के साथ नहीं बनती, या किसी और तरीके की समस्या आ जाती है। या व्यापार करते हैं तो व्यापार नहीं सही से चलता, व्यापार का पता नहीं चलता कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ऐसी बाधाएं क्यों आती हैं और उनके ऑब्वियसली थोड़ा जो भी हमें उपाय, सिंपल उपाय देंगे, लेकिन उपाय भी हम आपको ज़रूर देंगे। तो सबसे पहले जो कार्य क्षेत्र है वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो आप जॉब करेंगे या तो आप बिजनेस करेंगे। और इनके अंदर क्या प्रॉब्लम होगी और इनमें हमें कौन से भावों को और कौन से ग्रहों को देखना चाहिए, उसकी हम बात करते हैं। व्यापार के लिए सबसे पहले हम बुध को देखेंगे। बुध की कुंडली में कैसी स्थिति है उसको हमें देखना चाहिए। दशम भाव और दशम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। सूर्य और चंद्र लगन से भी हमें दशम भाव को ज़रूर देखना चाहिए। कई बार हमें लग्न से दशम भाव में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही होती और दिख रहा होता है कि व्यक्ति अच्छी उन्नति करेगा अपनी जॉब में भी और अपने व्यापार में भी, लेकिन उस तरीके के फल उसको नहीं मिल रहे होते। तो हमें सूर्य लग्न से और चंद्र लगन से भी इसका अवलोकन करना चाहिए। सप्तम भाव को भी हमें ज़रूर देखना चाहिए। सप्तम भाव को क्यों देखना चाहिए? क्योंकि भावत भावम सिद्धांत के अनुसार दशम से दशम भाव जो है वो सप्तम भाव को बनता है। तो सप्तम भाव और सप्तम भाव के भावपति को देखना भी कुंडली में ज़रूरी है। मंगल को भी कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है कार्य क्षेत्र के लिए। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो ऊर्जा का कारक है। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो आप अपने कार्य क्षेत्र में उतनी एनर्जी के साथ, उतने एंथुजियाज्म के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें मंगल की भी स्थिति को देखना चाहिए। अगर मंगल कुंडली में नीच का है या वक्री है या पाप प्रभाव में है तो कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आएगी। सूर्य की स्थिति भी देखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य कुंडली में हम उसको राज्य का और सरकार का कारक मानते हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए हमें सूर्य को देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बुध की बात कर लेते हैं। अगर कुंडली में बुध पाप प्रभाव में है, अस्त है, वक्री है या अपनी नीच राशि में है तो कार्य क्षेत्र में और व्यापार में खासकर बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बुध जो है वो व्यापार का कारक माना गया है। बुध अगर अष्टम भाव में चला जाता है तो भी कार्य क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम आती है, जबकि बुध अष्टम भाव में अच्छे फल देता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में ये बाधा उत्पन्न करता है। खासकर बिजनेस में बहुत बाधा उत्पन्न करता है। बुध अगर राहु के साथ बैठा है या राहु की दृष्टि में है तब भी कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं वो गलत तरीके से धनार्जन करने की उनकी सोच रहती है। उस चीज़ से उनको बचना चाहिए, क्योंकि एक समय तक ये जीवन चक्र है हमारा, एक समय तक हमारे दाव पेच चलते हैं, ताउम्र हमारे वो दाव पेच नहीं चलते। तो इसलिए बुध के साथ राहु का होना बहुत अच्छा नहीं है अगर आप गलत तरीके से पैसे को अर्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से अर्न करने की कोशिश करते हैं तो बुध और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा है। बुध अगर सिंह राशि में होता है तो भी मैंने ऐसा पाया है कि ऐसे लोगों को व्यापार में बहुत प्रॉब्लम आती है। वहाँ सिंह राशि का बुध जो है वो इंसान को थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस कम कर देता है, थोड़ा दब्बू किस्म का बना देता है। तो सिंह राशि का बुध जो होता है वो व्यापार में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सरकारी नौकरी के लिए हमें सूर्य के प्रभाव को ज़रूर देखना चाहिए। सूर्य की कुंडली में कैसी स्थिति है उसको हमें ज़रूर देखना चाहिए। अगर सूर्य ग्रहण योग में है तो सरकारी नौकरी पाने में बहुत दिक्कत
आती है, आसानी से सरकारी नौकरी नहीं मिलती। सूर्य कुंडली में जितनी शुभ स्थिति में होगा, केंद्र में होगा, उच्च का होगा, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। पाप प्रभाव से सूर्य जितना बाहर होगा उतना अच्छा रहेगा। सूर्य अगर दशम भाव में बैठ जाता है और उच्च का होके बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में उच्च पद पर जाते हैं। और जैसे कि आजकल हमारे देश में सरकारी नौकरी ख़त्म होती जा रही है, तो अगर वो MNCs में या प्राइवेट सेक्टर में भी है तो वहाँ पे भी वो अच्छी पोजीशन हासिल करता है। सूर्य अगर दशम भाव में नीच का होके बैठ जाता है तो ये कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसा सिर्फ मकर लग्न में होगा। मकर लग्न में सप्तम भाव में तुला राशि आएगी और वहाँ पे सूर्य नीच का हो जाता है। तो सूर्य का दशम भाव में मकर राशि में मकर लग्न के लिए दशम भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य के साथ यदि राहु और शनि बैठे हों तो भी जॉब में प्रॉब्लम आती है। ऐसे में आपकी अपने उच्च अधिकारियों से तालमेल अच्छा नहीं बैठता, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सूर्य अगर अष्टम भाव में चला जाए तो भी सरकारी नौकरी मिलने में और सरकार से प्रॉफिट होने में या मदद मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमें दशम भाव को ज़रूर देखना चाहिए। दशम भाव में अगर कोई ग्रह नीच का बैठा है या वक्री ग्रह बैठा है या पाप ग्रह के साथ सूर्य या बुध बैठा हो तो कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आती है। दशम भाव में चर राशि का होना भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति के जॉब में ट्रांसफर्स बहुत होते हैं या उसको जॉब में बहुत मूवमेंट करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग जॉब उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो जिन लोगों को तो ट्रैवलिंग पसंद होती है उनके लिए तो अच्छा, लेकिन जिन लोगों को ट्रैवलिंग नहीं पसंद होती उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर ऐसे में ट्रैवलिंग से ज़्यादा व्यक्ति के ट्रांसफर्स ज़्यादा होते रहते हैं, जल्दी जल्दी ट्रांसफर्स होते। अभी हमने दशम भाव की बात की, अब हम सप्तम भाव की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दशम से दशम भाव बनता है हमारा सप्तम भाव। सप्तम भाव की और सप्तम भाव के भावपति की कंडीशन को भी हमें कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है या सप्तम भाव का भावपति पीड़ित हो रहा है तो बहुत कार्य क्षेत्र में आपको बाधाएं आती हैं, व्यापार में बाधाएं आती हैं। दशम भाव आपका कितना भी मजबूत हो, लेकिन आपका सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है तो कार्य क्षेत्र में आपको बाधा आएगी। इसलिए सप्तम भाव का अवलोकन करना कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि दशम भाव का भावपति सप्तम भाव में आकर नीच का हो जाए तो भी कार्य क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये सिर्फ कन्या लग्न में होगा, क्योंकि वहाँ पे दशम भावपति बनेंगे आपके बुध और वो सप्तम भाव में आके नीच के हो जाएंगे। वहाँ पे मीन राशि बनेगी सप्तम भाव में और बुध जो है वो मीन राशि में आके नीच के हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। द्वितीय भाव और एकादश भाव का भी हमें अवलोकन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है आपके धन की स्थिति को शो करते हैं। एकादश भाव तो आपकी आय को शो करता है और द्वितीय भाव जो है वो आपके सेव्ड मनी को शो करता है। तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो जितनी अच्छी आपकी इनकम होगी उतना ही आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों के भावपति को भी देखना बहुत ज़रूरी है और इनकी कंडीशन कुंडली में क्या है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ आपको मैंने सूत्र बताए, और भी कई सूत्र होते हैं जिनसे पता चलता है कि व्यापार में बाधाएं आ सकती हैं या नहीं आ सकती और क्यों आ रही हैं। एक सुदर्शन चक्र बना के ज़रूर देखना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा से दशम भाव का अवलोकन ज़रूर करना चाहिए, उसका अध्ययन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार दशम भाव हमको सही दिख रहा होता है और हमें सप्तम भाव भी सही दिख रहा होता है, लेकिन सूर्य से या चंद्रमा से दशम भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। तो सुदर्शन चक्र बना के भी आप ज़रूर देखें, उसका अध्ययन करें कि कहीं
वहाँ पे दशम भाव के स्वामी तो पीड़ित नहीं हो रहे। अब कुछ सिंपल से मैं आपको उपाय बता देती हूँ। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं या सरकारी नौकरी में हैं या किसी भी नौकरी में हैं और आपको कार्यक्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है, तो सूर्य को नित्य आप जल ज़रूर अर्पित करें और इससे आपके कार्यक्षेत्र में कार्यक्षेत्र में जो बाधाएं आ रही हैं उसमें कमी आएगी और सरकारी नौकरी पाने में भी मदद होगी। अगर आप सुरक्षा यानी कि आर्मी और पुलिस वगैरह में जाना चाहते हैं और या उसमें आपकी जॉब है और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और हनुमान जी का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। इससे भी आपके कार्यक्षेत्र में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नहीं आएगी। मंगल की स्थिति मैंने मंगल का बताया भी था कि मंगल को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुरक्षा बल की जितनी भी जॉब्स होती हैं उसमें मंगल को देखना, मंगल की स्थिति को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको आपके व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है तो आप गणेश जी की का दर्शन ज़रूर करें और उनको दुर्वा चढ़ाएं और थोड़ी सी दुर्वा जो आप चढ़ाते हैं उसको घर ले आएँ, जो आपने चढ़ाई है उसमें से थोड़ी सी दुर्वा घर ले आएँ और उसको हरे चारे में मिला के गाय को ज़रूर दें। इससे आपके व्यापार में जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें कमी आएगी। अगर मैं शायद बताना भूल गई, अगर राहु का संबंध दशम भाव से बनता है तो ऐसे में अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार जो है या आपकी जॉब भी है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है अचानक से, जो लोगों को समझ में नहीं आती। तो राहु, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी, पहले तो आप कुंडली दिखवा ले किसी से। अगर आप नहीं भी दिखवाना चाहते और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई मेरे कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप राहु का दान ज़रूर करें। एक राहु का उसारा होता है, वो ज़रूर करवाएं। नियमित 5 बुधवार को आप वो ऐसा करवा सकते हैं। लेकिन कोई भी उपाय करने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करा लें। बाकी जो मैंने उपाय बताए वो मैंने साधारण उपाय बताए, वो कोई भी कर सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ये जो राहु का जो मैंने आपको बताया, अगर ये आप कराना चाहते हैं तो इसको आप ज़रूर अपनी कुंडली का किसी से विश्लेषण करवा के फिर ही करें, खुद से ना करें। और अगर आप कुंडली नहीं दिखवा पा रहे हैं तो आप राहु के वैसे दान कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो अचानक से व्यापार में प्रॉब्लम आती है वो राहु के कारण ही आती है। तो उसके लिए आप पक्षियों को दाना दे सकते हैं। सतनाजा बोलते हैं हमारे पंजाब में, तो मतलब कि 7 अनाज मिला के वो आप पक्षियों को दे सकते हैं। तो उससे भी आपके व्यापार में वृद्धि होने लगती है और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ख़त्म होने लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट जब करें तो उसमें अगर आप अपनी कुंडली देना चाहते हैं तो डिटेल्स के साथ अपने क्वेश्चंस जो भी हैं, 1-2 क्वेश्चंस जो भी हैं वो उसको लिख के ज़रूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ या नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।